गुलाब जामुन में आइसक्रीम डाल के मतलब बहुत मज़ा आता है। गुलाब जामुन और गरम, हाँ, और वो उसमें अच्छा लगता है। मतलब पता नहीं कितने लोग इसका कॉम्बिनेशन बनाते होंगे, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। अपना अगर मैं गांव में होता हूँ, देसी, हम घर पे ही देसी घी पूरा भर के उसमें चूरमा बनाते हैं रोटियों के साथ। पेरेंट्स को मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को बस जो भी पैशन है उसका, जो काम करना चाहता है, करना चाहती है, उसको उसमें सपोर्ट करें। बिल्कुल लोग बोलते थे इस तरीके से कि भाई मोटा है या कभी भी, क्योंकि वेट ओवर है तो जायज़ सी बात है हमारे अंदर उतनी फुर्ती नहीं होगी दूसरों की तरह। जब खेलते भी थे तो शायद से दूसरों की तरह फुर्ती नहीं होती थी। पर मेंटली कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे हो गया या ऐसे लोग बोल रहे हैं। बस ये लगता था कि नहीं यार, सुधारना तो है इसको, इस चीज़ को ठीक करना है। तो वो चेंज आया जब मैं स्टेडियम में गया। 2011 में मैंने जेवलिन को शुरू किया और मैं 2021 में मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स था टोक्यो में। तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसी काम में 10 साल लगाए, मैंने इतनी मेहनत की है। मेडल ना भी आए लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश होने चाहिए कि ये मैंने सोचा था और ये मैंने अपना 100% दिया है और मैं खुश हूँ। मतलब मैंने जो सोचा था वो मैंने कर दिया है, मेडल भले ही ना रहा हो। वेलकम टू फिट इंडिया पॉडकास्ट पावर्ड बाय गोकी और मैं हूं आपकी होस्ट एकता विश्नोई। इस फिट इंडिया पॉडकास्ट में हम उस फिटनेस चैंपियन से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनकी कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, मोटिवेशनल स्टोरीज है और उन्होंने फिटनेस को अपने लाइफस्टाइल में अपना लिया है और इसी से आप सभी इंस्पायर होकर भी एक फिट इंडिया को एक बड़ा स्वरूप दे सके। नीरज, फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। नीरज, आपके इस अचीवमेंट्स और सक्सेस स्टोरी ने ना सिर्फ जैवलिन थ्रो को एक नई पहचान दी है बल्कि बहुत सारे यंग एथलीट्स को इंस्पायर किया है जो आपकी स्टोरी सुनने के लिए आज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपने क्या स्ट्रगल्स की, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते थे। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो सभी जो देख रहे हैं उनको नमस्ते। मैंने सुना है आपको ट्रैवल बहुत पसंद है, तो अभी रिसेंटली आप कहाँ घूम के आए और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल, ट्रैवल का शौक है, अच्छा लगता है जब तक बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना हो। जैसे कई बार जब हम खेलने जाते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, थकावट भी होती है, ट्रेनिंग नहीं हो पाती। मेन तो वो काम रहता है कि ट्रेनिंग नहीं हो पाती टाइम से। तो बिल्कुल, अगर वैसे जाना पड़े, ऐसे रिसेंटली मैं जर्मनी गया था एक 1-1.5 महीना पहले, एशियन गेम्स के बाद, क्योंकि एक डॉक्टर से मिलना था वहाँ पे। तो वहाँ गया था और काफ़ी अच्छे से वहाँ जो म्यूनिक में ओलंपिक्स हुए थे वो स्टेडियम देख के आए, वहाँ फैसिलिटीज़ देखी। BMW का हेड ऑफिस वहाँ पे है, वहाँ गए। गाड़ियों का भी शौक है, गाड़ियाँ देख के आया वहाँ पे। और सिटी काफ़ी अच्छी थी, तो था मैं वहाँ पे 1-2 वीक के लिए, तो अच्छा लगा काफ़ी। बाकी इंडिया में भी काफ़ी जगह हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैं बेलारी से आया हूँ, JSW का IIS है जहाँ पे, तो वहाँ पे घूम के आए थोड़े बहुत। हम्पी गए, हम्पी की थोड़ी बहुत जगह देखी। तो जो अपने यहाँ पे भी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो जब भी मौका मिलता थोड़ा बहुत उस टाइम घूम लेते हैं। तो फैमिली के साथ जाना पसंद करते हैं या दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते हैं? बस वो भी डिपेंड करता है जी। जैसे फैमिली के साथ अपना मज़ा है, फैमिली के साथ कहीं जब सब पूरा सीज़न ख़त्म हो गया है, अभी कोई भी कंपटीशन खेलना नहीं है, उस टाइम पे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ, अच्छे से फैमिली के साथ रहें, बातें करें, खाएं पिए। खुद भी खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी खुद बना लेता हूँ कुछ ना कुछ। बाकी दोस्तों के साथ बीच बीच में जब भी मौका मिलता है, जैसे हम पटियाला में ट्रेनिंग करते थे तो किसी दिन रेस्ट डे होता था तो उस दिन मॉल में चले जाते थे, कभी कभी मूवीज़ देख ली या बाहर कुछ खाने चले गए। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा फेस है, तो उसके हिसाब से। अकेला भी घूमना कई बार काफ़ी पसंद है। जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो इंडिविजुअल स्पोर्ट है और ज़्यादातर अकेला रहता हूँ, फिजियो कोच होता है साथ में, लेकिन ज़्यादातर कई बार ऐसे होता है कि अकेले ही घूमना पड़ जाता है, तो अकेले घूमना भी पसंद है। तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे हैं, कब हैं, तो वो सिचुएशन के हिसाब से वैसे हैंडल कर लेते हैं। एक पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। खेलो इंडिया ने इसको बदलने की कोशिश की है कि अगर आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। जी। तो इस विषय में आप, जो इंडिया में पेरेंट्स है, जो हमारी मानसिकता है कि
खेलोगे कूदोगे या तो आप खराब बन जाओगे, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, पहले एक नौकरी करो। तो उन सारे पेरेंट्स को आप स्पोर्ट्स एज ए करियर लेने के लिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? नहीं, मुझे तो लगता है जो ऑलरेडी ये कहावत बदल चुकी है, ऐसा नहीं है कि बदलने की कोशिश की है, अभी तो ऑलरेडी बदल चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है और प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट कंपनी से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो ऑल ओवर चारों तरफ से अभी इंडिया का जो स्पोर्ट है वो ऊपर उठ रहा है। और पेरेंट्स को मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को बस जो भी पैशन है उसका, जो काम करना चाहता है, करना चाहती है, उसको उसमें सपोर्ट करें। क्योंकि कई बच्चों में पढ़ने की कला बहुत ज़्यादा होती है, कहीं सिंगिंग अच्छी करते हैं, डांसिंग अच्छी करते हैं, कहीं वैसे फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, तो स्पोर्ट में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट को ही चुनना है, हमको ऑल ओवर जो बच्चे का एक मकसद है, जो पैशन है, उस लाइन में बच्चे को जाना चाहिए और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि सब्र रखना चाहिए, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल है, तो सब कुछ ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी मिल जाए, लेकिन जो एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो तो अपने तरीके से ही चलेगी। अभी ओलंपिक 4 साल में आना है तो वो 4 साल में ही आएगा और आपको जब तक मेहनत ही करनी पड़ेगी, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो बिल्कुल जो टाइम लगना है उस काम में उतना लगेगा, बस उसको टाइम दो, बच्चे को टाइम दो, उसको समझाओ, सपोर्ट करो जितना कर सकते हो, मेंटली स्ट्रांग रखो, तो इतना ही होता है। और जहाँ पे हेल्प मिले हेल्प करते रहो। और काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ी सुपर पावर बन सकता है इंडिया स्पोर्ट्स में। हमें पता है फिटनेस में न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा योगदान है और सभी एथलीट्स का ये मानना भी है कि उनकी डाइट और न्यूट्रिशन से उनकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है। सो अभी आप पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयार कर रहे हैं। हम्म। सो निश्चित है कि आपकी काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट होगी जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता होगा, ध्यान देना पड़ता होगा। तो कैसे कर पाते हैं ये सब? जी बिल्कुल, फ़िलहाल तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अभी तो घर पे था थोड़े दिन, या ऐसे ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो डाइट का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहा। लेकिन एक एथलीट के लिए भी और नॉर्मल इंसान के लिए भी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, उतनी ही डाइट भी होती है और उतनी ही रिकवरी भी होती है। तो कॉम्बिनेशन है ये पूरा। और बिल्कुल डाइट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे मेन बात तो है कि नेचुरल चीज़ें जो है, फ्रूट्स या फिर सैलेड, ये चीज़, इसकी तरफ ज़्यादा, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो जैसे अपनी डाइट के बारे में बताऊँ, सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं तो ट्रेनिंग से पहले मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसमें फ्रूट्स होते हैं, योगर्ट, मतलब अपना नॉर्मल दही, और ओट्स वगैरह, अंडे खा लेता हूँ। क्योंकि मतलब नॉन वेज का खाना मेरे लिए स्वाद की तरह नहीं है, लेकिन बाहर जाके ऑप्शन मिलते नहीं है ज़्यादा। इंडिया में काफ़ी ऑप्शन है वेज के, तो बाहर नहीं होते हैं। और स्पेशल शेफ भी नहीं जाता है, तो हमको जो मिलता है खाना पड़ता है, वरना फिर काफ़ी दिक्कत आती है। तो अंडे खा लेते हैं, और उसके बाद जूस हो तो जूस है, और ड्राई फ्रूट्स। तो ये ट्रेनिंग से पहले थोड़ा थोड़ा मैं ये खा के फिर मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो ट्रेनिंग के बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी थोड़ा हम कुछ ले सकते हैं, केला खा लिया या फिर जैसे जूस पी लिया या कोकोनट वाटर। ट्रेनिंग के बाद की बात करें तो उस टाइम उसके 15-20 मिनट के अंदर अंदर जो प्रोटीन शेक होता है, प्रोटीन भी काफ़ी ज़रूरी होता है। नेचुरल डाइट से हम बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, कोशिश करते हैं हो जाए, लेकिन प्रोटीन ज़्यादातर सभी एथलीट्स, फॉरेनर एथलीट भी, सभी एथलीट्स जो है प्रोटीन शेक लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है। उसके बाद लंच टाइम में फिर अपना ज़्यादातर मेरा जैसे दाल, दही, एक सब्जी हो जाती है, सैलेड, रोटी वहाँ पे नहीं मिलती है, थोड़े चावल, या थोड़ा बहुत कुछ नॉन वेज में। नॉन वेज में ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि वेज में ही रहूँ। नॉन वेज अगर ऑप्शन वेज में है तो नॉन वेज कम खाता हूँ। लेकिन ये सब कुछ होता है। और फिर ट्रेनिंग के बीच का जो रिकवरी टाइम होता है, तो कोशिश करते हैं कि जो दोनों टाइम की ट्रेनिंग, उसके बीच में थोड़ा रिकवरी के लिए रेस्ट करें, थोड़ा एक 1 घंटे तक नींद पूरी करते हैं, तो थोड़ा उस पे फोकस रहता है। फिर शाम की ट्रेनिंग से पहले कुछ भी थोड़ा बहुत, जैसे चिया सीड्स वगैरह, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, या आधा एक केला खा लिया, तो थोड़ा बहुत शाम की ट्रेनिंग से पहले भी कुछ खा के जाते हैं, ताकि थोड़ा वो एनर्जी रहे। फिर शाम की ट्रेनिंग जो है मेरी काफ़ी हैवी रहती है, तो ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे तक, या 4 घंटे भी कभी कभी खिंच जाती है, तो उसके हिसाब से फिर शाम की ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। और शाम की ट्रेनिंग के बाद वही
शाम को फिर ट्रेनिंग ख़त्म हुई, हैवी सेशन होता है तो शाम को फिर एक वो प्रोटीन और फिर अच्छे से शावर लेके फिर डिनर टाइम पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कार्ब्स वगैरह ना खाएं, जैसे चावल रोटी अवॉइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी सैलेड ये जितना खा सकते हैं, और थोड़ा बहुत नॉन वेज में या फिर प्रोटीन डाइट मतलब ऐसे ज़्यादा लेते हैं। तो यही रहता है। और शाम को सोते टाइम थोड़ा बहुत जैसे कुछ देसी अपना जैसे दूध ले लिया या थोड़ा खजूर उसके साथ में हो गया, गुड़ हो गया, तो ये चीज़ें ये होता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो जाता है डेली। तो मतलब वही है, ये तो एक एथलीट की डाइट है, लेकिन अगर नॉर्मल आदमी भी है तो कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट लें, और जो ऑयली फूड है या फिर ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, मीठे को अवॉइड करें, और अपना नेचुरल चीज़ हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि नॉर्मल आदमी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना, क्योंकि जीना तो सभी को है, फिटनेस तो सभी के लिए ज़रूरी है। तो ये एथलीट के लिए मैंने अपनी लाइफस्टाइल बताया, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए भी उसको ऐसे ही अगर वो अच्छे से अपना डाइट प्लान बना पाए और एटलीस्ट एक स्पोर्ट अपनी लाइफ में जोड़ पाए, कोई भी एक जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, और एटलीस्ट वो 1-1.5 घंटा दे पाए, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा सभी के लिए। ये तो आपकी डाइट की बात हो गई, लेकिन कोई तो भी आपका फेवरेट ऐसा कुछ चीट मील होगा जिसको सोच के आप सोचते होंगे कि ठीक है अभी 1 महीने तो मेहनत कर लूँ लेकिन फिर मैं इसको खाने वाला हूँ। नहीं, वही मैंने बताया कि जो ये टाइम है अभी, इस टाइम वो चल रहा है चीट मील, ट्रेनिंग के बीच में मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि नहीं खाऊं। मुझे पर्सनली मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठी चीज़ें कौन सी खाना, मिठाई कोई पसंद है मिठाई। मिठाई जी वही है, कुछ डिपेंड करता है कि कभी कभी गुलाब जामुन ही बहुत अच्छे, गुलाब जामुन में आइसक्रीम डाल के मतलब बहुत मज़ा आता है। गुलाब जामुन और गरम, आइसक्रीम? हाँ, और वो उसमें अच्छा लगता है, मतलब पता नहीं कितने लोग इसका कॉम्बिनेशन बनाते होंगे, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। बाकी कलाकंद होती हैं, या फिर अपना अगर मैं गांव में होता हूँ देसी, हम घर पे ही देसी घी पूरा भर के उसमें चूरमा बनाते हैं रोटियों के साथ, तो वो अच्छा लगता है। अगर खाना मतलब मिठाई खानी भी है तो शायद घर पे बनाए तो वो और ज़्यादा बेटर रहती हैं, क्योंकि मार्केट में पता नहीं मतलब कैसी मिलती हैं, कुछ मिक्स होता है या कैसी मिलावट होती है। पर मिठाई का इसी टाइम तक रहता है, जैसे अभी मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन दिवाली के टाइम पे फिर वो गड़बड़ करी दी, क्योंकि चारों तरफ से मिठाई आ रही थी और बस वो सब्र का बांध तोड़ दिया वहाँ पे। पर कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि कोई बात नहीं, ओलंपिक्स के लिए अभी टाइम है, तो कुछ दिन के लिए वो तोड़ा, लेकिन मैंने फिर थोड़ी ट्रेनिंग की तो थोड़ा वो सेट हो गया, तो वेट वगैरह ज़्यादा बढ़ा नहीं। तो बिल्कुल ये थोड़ा टाइम है, थोड़े टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा अलाउ भी करना चाहिए कि ठीक है थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जब प्रॉपर ट्रेनिंग पे होते हैं तो फिर इन चीज़ों पे पूरा कंट्रोल रखते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने मन के हिसाब से ना चले कि नहीं मिठाई खाने का मन है तो भर के मिठाई खा लो, तो उस टाइम पे कंट्रोल रखना पड़ता है, और वो ज़रूरी भी है। और मुझे लगता है कि सभी एथलीट शायद ये समझ पाएंगे कि जब हम अच्छी फिटनेस पे होते हैं तो हमारा मन ही नहीं करता कि हम मीठा खाएं, क्योंकि हमको पता है, और या तली हुई चीज़ें खाएं, क्योंकि हम जब शाम की ट्रेनिंग करते हैं या जो अगली नेक्स्ट ट्रेनिंग करते हैं तो उस टाइम हमको फील होता है, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो थकावट जल्दी होती है, तो उससे हमारा मन ही नहीं करता कि हम ये चीज़ खाएं, या उसकी तरफ मन जाता ही नहीं है फिर। तो चीट मील करना चाहिए सभी को, लेकिन कभी 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 चलता है, ज़रूरी है, मतलब अपने अंदर की भी सुननी चाहिए, लेकिन कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल नीरज मेंटल हेल्थ की काफ़ी चर्चा हो रही है सभी जगह। तो हमने सुना है जब आप बचपन में 90 किलो के होते थे और काफ़ी गोलू मोलू मोटे होते थे और सब लोग आपको मोटा कह के बुलाते थे, तो क्या जब सब लोग मोटा बोलते थे तो उससे आपकी मेंटल इमेज पे या कुछ कुछ उससे असर हुआ? नहीं, 90 kg तो नहीं शायद, मतलब 75 से 80 का होगा, हाइट भी कम थी उस टाइम पे। तो बिल्कुल उस टाइम पे जब खेलता तो मैं था, और मेरा वेट ऐसा भी नहीं था कि वैसे फूला हुआ वेट था, मतलब घर पे गांव में देसी डाइट खाते हैं तो वैसा वेट था ऑल ओवर, मतलब सिर्फ पेट नहीं बढ़ा था, ऑल ओवर मेरे हाथ पैर मतलब ऐसे मोटे थे और उस तरीके का था। तो बिल्कुल लोग बोलते थे इस तरीके से कि भाई मोटा है, या कभी भी, क्योंकि वेट ओवर है तो जायज़ सी बात है हमारे अंदर उतनी फुर्ती नहीं होगी दूसरों की तरह, तो जब खेलते भी थे तो शायद से दूसरों की तरह फुर्ती नहीं होती थी। तो कभी कभी वो भी मजाक करते थे, या खुद भी ऐसे फील होता था कि यार ऐसा है, पर मेंटली कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे हो गया या ऐसे लोग बोल रहे हैं। बस ये लगता था कि नहीं यार सुधारना तो है, इसको, इस चीज़ को ठीक करना है। तो वो चेंज आया जब मैं स्टेडियम में गया,
तो छोटे अंकल थे, उनको स्टार्टिंग से ही बहुत शौक था कि स्पोर्ट देखने का, या जब भी कुछ गांव में कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी होती है स्पोर्ट्स की, जैसे कबड्डी वगैरह हो जाती थी या वॉलीबॉल होता था, गांव में खेलते थे, तो वो हमेशा वो वहाँ पे रहते थे। तो उनके मन में ये था कि कुछ ना कुछ मैं फिजिकल एक्टिविटी करूँ, किसी स्पोर्ट को चुनूँ या फिर अपनी फिटनेस को ठीक करूँ। और फिर जब मैं स्टेडियम में गया तो जो वहाँ पे लाइफ चेंज हुई मेरी। तो मैं पहले तो फिटनेस वहाँ पे अच्छे से की, उसके बाद स्पोर्ट जब सभी थे वहाँ पे, तो पता नहीं कैसे ये एकदम जेवलिन मुझे पसंद आया और मैंने जेवलिन में ही सोच लिया कि मुझे जेवलिन ही करना है। तो बिल्कुल मुझे 3-4 महीने लगे पूरा अपना वेट को कंट्रोल करने में, और फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया था। तो फिर उसके बाद जेवलिन की ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की, और 1-2 साल में फिर वो नेशनल वगैरह खेलना, स्टेट खेलना, और फिर काफ़ी एक तरह से प्रोफेशनल एथलीट की तरह मैंने अपने कैरियर में जेवलिन को चुन लिया था कि बस अब कैरियर जेवलिन में ही बनाना है। तो उस तरीके से स्टार्ट हुआ था। और बिल्कुल जब ट्रेनिंग करते थे तो बहुत मन से ट्रेनिंग करता था, और अभी भी वही पैशन के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि वो ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि सबसे मेन वही चीज़ होती है, जो चीज़ आपको पसंद आए दिल से। जब आप सुबह आपकी आँख खुलते ही आपको पता हो कि मुझे ये ट्रेनिंग करनी है या ये काम करना है, तो उसका मज़ा अलग ही होता है। तो वो खुशी मुझे होती थी, और आज भी उतनी खुशी होती है कि मैं एक जेवलिन थ्रोअर हूँ या एक एथलीट हूँ। तो बिल्कुल वो जर्नी जो मैं अपनी पुरानी देखता हूँ कि कैसा मोटा था और अभी आज यहाँ तक हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में ऐसे कितने बच्चे होंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कईयों की स्टोरी मेरे जैसी है, मतलब वेट ओवर होता है तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आप अपने आप पे विश्वास रखो, लगे रहो, मेहनत करो, तो कभी भी आप चेंज कर सकते हो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज किया है, मेहनत करके, वर्कआउट करके, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करके। तो कुछ भी कर सकते हैं जी, बस एक बार अपना पैशन पकड़ना है कि इसमें मेरा पैशन है, और उसके पीछे लग जाना है कि ये करना ही है, अब इस यहाँ पे मुझे बेस्ट बनना है, तो वो हो जाता है। आपने एक बार बताया था कि कॉम्पिटिशन्स में जब आप जाते हैं इंटरनेशनल में, जैसे ओलंपिक्स में भी गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स होते हैं और जनरली सबका फिजिकल फिटनेस एक अच्छे ही लेवल का होता है। तो वहाँ पे क्या मैटर करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो उस मेंटल प्रेशर को झेलने के लिए। तो हमारे सारे यंग एथलीट्स आपसे जानना चाहते जी। हैं कि जब पूरे भारत की नज़र आप पे होती है, तो कैसे आप उसको मेंटली कूल रहते हो वो मोमेंट पे, और आप पकड़ डाउन नहीं करते हो उस टाइम पे? बिल्कुल जी, देखो नज़र सभी की रहती है, लेकिन सबसे मेन तो है कि उस टाइम पे सबसे मेन बात है कि अपने आप से लड़ना, वही सबसे मेन हमारा फोकस होता है कि बिल्कुल लोगों को उम्मीद है, लेकिन आपको अपने आप से क्या उम्मीद है वो देखना ज़रूरी है। और जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अब मान लो मैं 2011 में मैंने जेवलिन को शुरू किया और मैं 2021 में मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स था टोक्यो में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसी काम में 10 साल लगाए, मैंने इतनी मेहनत की है, तो वो फाइनली अगर वो मौका मिला है तो मुझे किसी प्रेशर से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से वो मौका खोना नहीं है, क्योंकि वो मौका फिर अगले 4 साल बाद मिलता है। ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो 2 साल बाद मिलता है। तो वो मौका फाइनली मिला है, तो उस दिन का पूरा अच्छे से यूज़ करो। बिल्कुल कई बार मेडल ना भी आए, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश होने चाहिए कि ये मैंने सोचा था और ये मैंने अपना 100% दिया है और मैं खुश हूँ। मतलब मैंने जो सोचा था वो मैंने कर दिया है, मेडल भले ही ना रहा हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है, जैसे डायमंड लीग्स होते थे, ये कंपटीशन अच्छे हैं इंटरनेशनल, तो मेरी पोजीशन नहीं आ पाती थी, लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे दी, तो मैं खुश होता था कि यार अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई बात नहीं, मेडल आगे आ जाएगा। और वैसा ही हो रहा है, आप उस टाइम पेशेंस रखोगे और लगातार काम करते रहोगे, अपनी चीज़ पे कंसिस्टेंट रहोगे, तो आने वाले टाइम में वो हो ही जाएगा। तो बिल्कुल मेंटली मैं वही कोशिश करता हूँ कि अपने आप को ज़्यादातर फोकस उस तरफ रखूँ कि क्यों स्टार्ट किया था, आज फाइनली यहाँ पे पहुँचे हैं। तो एनर्जी ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ की तरफ लगाओ और अपने आप पे ट्रस्ट रखो कि आज के दिन मुझे अच्छा करके ही जाना है। तो वही है, ज़्यादातर प्रेशर तभी होता है जब हम सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर लोगों ने इतनी उम्मीद की है, नहीं जीता तो क्या होगा, और अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब ये चीज़ें तो बाद की अपने आप हो ही जाएंगी, लेकिन उस टाइम आप वहाँ पे स्टेडियम के अंदर हो और वहाँ पे compete कर रहे हो, तो उस टाइम माइंड में पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ या खेलने आई हूँ तो मुझे अपना बेस्ट दे के जाना है, बस वो मेन फोकस होना चाहिए वहाँ पे। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादातर इसके लिए कभी कभी कंपटीशन से पहले या वैसे नॉर्मली
विजुअलाइजेशन करता रहता हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ तो मैं सोचता रहता हूँ कि मैं इस तरह का ऑलरेडी म्यूजिक सुनते हैं वो टाइम पे? म्यूजिक डिपेंड करता है जी, मतलब कंपटीशन से पहले तो मैं ज़्यादातर जोश वाला म्यूजिक सुनता हूँ जिसमें कोई भी म्यूजिक थोड़ा लाउड हो। वैसे अगर कहीं बैठे हैं अकेले हैं, मान लो फ्लाइट में है या सोने से पहले कभी भी ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी देर, या ऐसे सोचना कि आगे फ्यूचर में मान लो पेरिस ओलंपिक्स आ रहा है या कोई और कंपटीशन है, वहाँ पे खेलने जाना है, तो अपने आप को मैं देखता हूँ वहाँ पे कि हाँ मैं वहाँ पे हूँ और मुझे क्या करना है, अभी फ़िलहाल क्या ट्रेनिंग चल रही है। तो अपने आप को एक अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप को समझो, अपने अंदर झाँक के कि भाई मुझे मैंने इतनी मेहनत की है, मेरी टीम ने इतनी मेहनत की है साथ में, तो किस लिए की है, और वहाँ पे जो सोच के किया है वो करके ही आना है। तो वो हो जाता है अगर आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचते और खुद पे विश्वास करके उस चीज़ पे बिलीव करके उसके लिए मेहनत करते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि जैसे आपने कहा डायमंड लीग की बात की, और जब आपका IAF अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपने रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन फिर भी ओलंपिक्स में आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स होते हैं तो दिन रात आप लोग पूरा ट्रेनिंग करते हो, लेकिन फिर भी वो मकाम जो आप पाना चाहते हो वो नहीं हासिल कर पाते उस मोमेंट पे। तो उस मोमेंट पे फिर आपको कैसे, आपको खुद को मोटिवेट करना है, फिर से उठना है, ये सब यंग एथलीट्स आज हम हमसे जानना चाहेंगे। नहीं बिल्कुल जी, रियो के लिए काफ़ी तैयारी की थी और पूरा ये था कि अंदर मन में कि रियो में जाना है, खेल के तो आना ही है, बाकी तो पता नहीं मेडल वगैरह का तो उस टाइम पे इतना नहीं था। लेकिन जब क्वालिफाई की डेट निकल चुकी थी और जब मैं वर्ल्ड जूनियर खेलने गया था और वहाँ पे वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड हुआ, थ्रो काफ़ी अच्छी थी 86.48 मीटर, तो सीनियर लेवल पे भी उस टाइम पे अच्छी थ्रो थी। और उस थ्रो की बात करें तो 85 कुछ में रियो में ब्रॉन्ज मेडल था, तो वो इनफ थी ब्रॉन्ज मेडल के लिए थ्रो। लेकिन उस टाइम मैं उस थ्रो से खुश था, मुझे पता था कि हाँ मेरे पास टाइम आगे, एज कम थी, तो फ्यूचर के लिए मेरे मन में यही था कि अगले नेक्स्ट ओलंपिक्स में मैं अच्छा करूँगा। तो रियो में ना जाने का थोड़े दिन तो रहा कि यार ये थ्रो थोड़े दिन पहले लग जाती हो शायद मैं रियो में खेल सकता था। लेकिन जब वर्ल्ड जूनियर खेला और वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस रही तो फिर मेरे माइंड में ज़्यादा मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैं खुश था कि मैंने इतने साल इतनी ये मेहनत की और फाइनली थ्रो अच्छी लगी, मैं थ्रो से खुश था। और मुझे पता था कि फ्यूचर में मुझे टाइम मिल चुका है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए और मैं अच्छा करूँगा। तो उसके बीच में काफ़ी दिक्कतें भी आई, इंजरी आई, कोविड आया, लेकिन फिर भी फाइनली शायद से वही होता है ना, डेस्टिनी में शायद कुछ और लिखा था। वहाँ पे क्या पता मैं खेलने जाता, फाइनल तक पहुँचता या नहीं पहुँचता, मेडल आ पाता नहीं आ पाता, लेकिन अभी फाइनली खेला और पहला ओलंपिक था, पहले ओलंपिक्स में ही गोल्ड के साथ आया, तो शायद से ये लिखा हुआ था। तो बिल्कुल वही है कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि कुछ बेटर ही लिखा आगे और अपनी मेहनत करते रहो, जारी रखो, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। हम कोई भी जो डिमोरलाइज भी होते हैं एथलीट, वो ट्रेनिंग तो कंटिन्यू रखते ही हैं, वो रखनी ही पड़ेगी। मैं उनको ये बोलना चाहूँगा क्यों ना आप लोग पॉजिटिव सोच के कि कोई बात नहीं अब नहीं हुआ तो आगे शायद कुछ और अच्छा प्लान बना होगा, तो वो पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर रख के अपने बारे में पॉजिटिव सोच के कि और आगे अच्छा होना है, जैसे मेरे साथ हुआ, तो वैसे सोच के मेहनत करो ताकि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर पाओ, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आएगा। आप उस मोमेंट को एंजॉय कर पाओ, वो मेहनत को एंजॉय कर पाओ, और आपका जो ड्रीम है कि मुझे खेलना है कंट्री के लिए, वो आप कंटिन्यू कर पाओ। और ओलंपिक्स या जो भी आपका ड्रीम है वो आने वाले सालों में वो आपके पास बिल्कुल आएगा और वहाँ पे फिर हम कर सकते हैं। भारत बदल रहा है, सिर्फ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नहीं, बाकी सब क्षेत्रों में भी। स्पोर्ट्स में अभी तक हमारा बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा है, फिर हम चाहे टोक्यो ओलंपिक्स लें, पैरालंपिक्स लें, और अभी एशियन और पैरा एशियन में भी। उसे देखकर बहुत सारे हमारे यंग एथलीट्स हैं जो भारत के लिए मेडल जीतना चाहते हैं और जिनका आप एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए। तो उन सारे यंग एथलीट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो कि इंडिया के लिए आपकी तरह मेडल जीतना चाहते हैं और इंडिया की शान बनना चाहते हैं? बस यही मैसेज है जी कि अपना पेशेंस रखो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, कोई भी शॉर्टकट मत अपनाओ कि ये इतनी ज़्यादा मेहनत करके मैं जल्दी रिजल्ट लेके आ सकता हूँ, या फिर मतलब कोई भी ऐसा शॉर्टकट मत अपनाओ कि जल्दी के चक्कर में, क्योंकि या तो इंजरी हो जाएगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा कि शायद वो बहुत जल्दी के चक्कर में या बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देंगे फैमिली से कि मुझे वहाँ पे जाना है, ये करना है। तो एक प्रोसेस है, तो आप अच्छे से मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, कुछ साल दो, टाइम दो अपने आप को समझने के लिए चीज़ों को, या फिर आगे
अपनी बॉडी को उस लेवल पे पहुंचने के लिए, क्योंकि फिजिकली भी हमको उस लेवल पे जाना पड़ता है। अभी धीरे धीरे अगर मैं बात करूँ तो मैंने 2011 में शुरू किया था, अभी भी मैं फिजिकली खुद को और ज़्यादा फिट करता जा रहा हूँ। इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ, हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूव होता है। तो वो होता रहेगा, तो उसको आप एकदम नहीं कर सकते। तो उसके लिए सब्र रखो और लगातार मेहनत करते रहो, धीरे धीरे बढ़ते रहो आगे। तो बिल्कुल एक टाइम आएगा कि आपको हर चीज़ों की समझ आ जाएगी। और फिर जैसे सभी एथलीट, जो भी अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, तो सभी का ऐसे ही है कि किसी का भी ऐसे ओवरनाइट या कुछ महीने में नहीं हुआ, सभी सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो तब जाके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा ही है कि उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार अच्छे से खाने का ध्यान रखना है, रिकवरी का ध्यान रखना है, मन से मेहनत करनी है। कभी मेहनत करते हुए ये नहीं होना कि यार फटाफट मेहनत कर ख़त्म करके चलते हैं घर पे, आज घूमने जाते हैं या फिर आज कुछ ये प्लान बना लेते हैं। जो मेहनत का टाइम है मेहनत को दो, खाने का टाइम खाने को दो, रिकवरी का टाइम है वो प्रॉपर रिकवरी करो। तो हर चीज़ की अपनी एक ज़रूरत होती है, और वो हर चीज़ ज़रूरी है एक एथलीट की लाइफ में। तो ये चीज़ों का ध्यान रख के चलते रहो, और बिल्कुल आने वाले कुछ सालों में जो एक ड्रीम लेके आज शुरू करेंगे, तो लग सकता है 3-4 साल 5 साल लग जाएं, लेकिन अगर इस तरीके से आप चलोगे खुद पे बिलीव करके, तो बिल्कुल जो सोचा है वो उसके आसपास ज़रूर पहुंच जाओगे। इंडियन स्पोर्ट्स में अभी या फिर सभी जगह स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइंस का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने लगा है। सो ऐसा कोई स्पोर्ट्स साइंस का ऐसा कोई गैजेट जो आपको लगता है, या ऐसी कोई टेक्निक जो आपको लगता है कि इंडिया में एथलीट्स को के लिए आनी चाहिए, जिससे उनका जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छा हो इंटरनेशनल लेवल? नहीं, मुझे तो लग रहा है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मतलब आ रही है स्पोर्ट्स साइंस से भी मशीनें। अब जैसे अभिनव बिंद्रा सर हैं, ABTP उन्होंने खोला है, तो वहाँ पे काफ़ी एथलीट्स को बैलेंसिंग मशीन है इंजरी से बचने के लिए, बॉडी का बैलेंस करने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं। NS पटियाला में कई चीज़ें ऐसी हैं, मतलब मशीन है नई नई टेक्नोलॉजी। और जेवलिन की मशीन आई है जिसमें हम ऐसे थ्रो कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इंडिया में आ रही हैं, काफ़ी मशीन है। तो बिल्कुल मशीन का अपना पार्ट है, वो उसके लिए ज़रूरी होती है। रिकवरी की मशीन भी हैं, या फिर फैट चेक करने की, या फिटनेस के लिए फिटनेस चेक करने की। तो रनिंग अलग अलग मशीन है, मतलब मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारी हैं। उसका अपना पार्ट रहता है, और बिल्कुल ट्रेनिंग और रिकवरी, डाइट, इनका अपना पार्ट रहता है। तो हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है इंडिया में अभी बन चुका है, और मशीन भी आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी है। तो अभी बस वही है कि हमको प्रॉपर बस वो मेहनत तरीका अपनाना है, और अपने ऊपर बिलीव करना है कि हम किसी से कम नहीं है, हम कर सकते हैं। और जिस तरीके से जब मैंने शुरू किया था, तो वही बातें होती थी कि शायद से यूरोपियन एथलीट्स या बाहर के एथलीट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे, या हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो अभी जब खेल रहा हूँ तो मेरा तो वो माइंड बिल्कुल चेंज हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वहम था और मन की बातें थी कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल हम उनको टक्कर दे सकते हैं, उनसे आगे भी निकल सकते हैं। बस खुद पे बिलीव करो और सब कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा जो सिर्फ नीरज चोपड़ा जानता है, कुछ ऐसा तो जी अपने बॉडी के बारे में होता है। अब हर एक एथलीट अपनी बॉडी के बारे में जानता है, शायद दूसरा उसको नहीं पहचान सकता। अब मान लो मैं कोई ट्रेनिंग कर रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ कहीं भी मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, तो वो सिर्फ मुझे पता होता है। अब मुझे वो कंटिन्यू करनी है लगातार, या मुझे कोच को या फिजियो को बताना है, वो मेरी मर्जी है। लेकिन सबसे पहले वो खुद को ही पता लगता है, और वो सभी के साथ होता है कि एक अपने अंदर का वो तो चीज़ खुद को ही पता होती है। तो कुछ भी बाय चांस मान लो कुछ इंजरी है, मैंने ये गलती की है पहले कि मुझे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम लगती थी, तो मैं लगा रहता था मेहनत पे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि शायद से उस टाइम रुक जाना चाहिए, थोड़ा अपने आप को सोचो कि यार ये ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएगी, तो उस टाइम पे रुक जाओ और फिर धीरे धीरे उसको ठीक करो, पहले इंजरी को, और फिर आगे बढ़ो। तो जैसे कि अभी आपने सभी यंग एथलीट्स को बहुत सारी इंस्पिरेशन की बातें कही, सो आपके अनुसार भारत के ऐसे कौन से 3 एथलीट हैं जो कि जेवलिन या कोई भी एथलेटिक्स के डिसिप्लिन में आगे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल के दावेदार? देखो जी, मैं ये नाम लेके प्रेशर नहीं डाल सकता, लेकिन ऐसे काफ़ी एथलीट हैं। मतलब एक दो का मैं एग्जांपल सभी दे सकता एथलीट एथलेटिक्स अपना से। अपना बिल्कुल सभी अपने सबकी उसमें हार्ट है। बीट तेज मैं है अगर कि नीरज किसका नाम लेने वाला नाम है। देने हाँ नाम देने लगूँ तो शायद से मैं 3 से ज़्यादा दे दूं, पर मैं चाहता नहीं। अगर आपने 3 पूछा है तो जैसे
साथ में श्रीशंकर compete करता है, वो काफ़ी अच्छे से समझ रहा है चीज़ों को और अच्छे से compete करता है डायमंड लीग में भी, और जिस भी कंपटीशन में जाता है अप डाउन्स चलते हैं। जैसे इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थोड़ा उदास था, फिर एशियन गेम्स में उसने अच्छे से कम बैक किया। तो ये चीज़ें हैं जो एक एथलीट को उभारती हैं आगे। तो अच्छा कर रहा है। अविनाश है, अविनाश ने कितना अच्छा किया। अप डाउन्स जो आते हैं लाइफ में वो बहुत कुछ सिखाते हैं। तो बिल्कुल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी अविनाश जो सोच के गया था शायद वो नहीं हो पाया, लेकिन वो लड़ा उस चीज़ से और फिर उसने कम बैक किया एशियन गेम्स में। और बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि ऐसे नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब हमारे स्पोर्ट है जैसे आर्चरी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में बहुत अच्छा हो रहा है। अपनी हॉकी टीम बहुत अच्छा कर रही है, दोनों ही, मेंस वुमेन दोनों। तो सभी और स्पोर्ट एथलेटिक्स ग्रो कर रहा है ऑल ओवर। उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्पोर्ट हैं, चेस देख लो, तो ऑल ओवर ही वो कर रहा है। मतलब अगर मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो शायद से बहुत सारे ऐसे यंग एथलीट हैं, पर गेम की अगर बात करूँ तो ऑल ओवर स्पोर्ट पूरा गेम ही वो कर रहे हैं। और भारत का प्रदर्शन अभी अच्छा हाँ हो जी, रहा है। अच्छा हो रहा है। और गोल्ड कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये मैं अपनी भी गारंटी नहीं ले सकता, सही बताऊं तो, क्योंकि वो तो उसी दिन डिसाइड होता है। और ऐसे बहुत बेस्ट एथलीट रहे हैं वर्ल्ड के जो शायद से गोल्ड के दावेदार माने गए हैं और वो नहीं जीत पाए उस दिन। तो वो तो उसी दिन पता लगता है कि कौन क्या कर पाता है, कि कौन अच्छे से किसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर पाती है, या किसका माइंड सेट उस दिन सही रह पाता है, या अच्छे से फिट रह पाता है, इंजरी फ्री है, बीमार नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो कि उसी दिन पता लगती हैं जी। हम सभी जानते हैं नीरज की फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के नागरिकों के लिए ये नारा भी दिया है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। हाँ जी। और फिट इंडिया मिशन में हम सभी को बोलते हैं कि आप सभी लोग आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए निकालें, और भले ही आप जिम ना जा सकें, आप घर पर बैठ के भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से फिट रह सकते हैं। सो आपको क्या लगता है कि क्या भारत के नागरिक, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जिससे हम घर पे भी रह के फिट रह सकते हैं? बिल्कुल जी, जो ये बताया है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, तो ये मुझे लगता है कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबको आधा घंटा ही देना है, वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी के पास ज़्यादा टाइम रहता है, ज़्यादा टाइम दो, वो तो अपनी ही बॉडी है, जितना हेल्दी रखोगे उतना अच्छा आधा है। घंटा दें। हाँ, कम से कम आधा घंटा, उससे ज़्यादा हो तो अच्छा ही है। तो वो भी अच्छे से, मतलब कंट्रोल से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही तोड़ ही देना है शरीर को, वो बैलेंस रख के। तो बिल्कुल जैसे बात की आपने कि एक ही जगह पे कर सकते हैं, वो हमने कोविड टाइम पे देख लिया। हमने खुद एक जगह पे एक रूम में रह के ट्रेनिंग की है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जिम या फिर बड़े ग्राउंड की ज़रूरत है। हाँ, अगर है तो बिल्कुल आप जाइए आउटडोर ट्रेनिंग करने, उसमें बहुत अच्छा है वो भी। लेकिन अगर आप कमरे में भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास एक मैट हो, उसमें आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज, पुशअप लगा सकते हैं, स्टैंडिंग स्क्वाट कर सकते हैं, स्क्वाट जंप कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की बहुत एक्सरसाइज है। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजें मिल जाएंगी, बस आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस, और उसके साथ साथ अच्छी डाइट, अच्छे से पानी पीना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छे से सोना, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। बिल्कुल काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी की लाइफ में, लेकिन शरीर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। शरीर को भी हेल्दी रखें। सो अभी आपने जैसे बोला कि बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, योगा कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं। तो नीरज, क्या आप एक पुशअप कैसे करते हैं, आप मुझे सिखाएंगे आज? बिल्कुल जी, मैं वैसे तो हमारी ट्रेनिंग में पुशअप नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल मैं आपके साथ कर सकता हूँ। सिखाने में तो पता नहीं मेरी टेक्निक खुद की कैसी होगी, लेकिन मैं आपके साथ कर सकता हूँ थोड़ी बहुत। होपफुली आप शायद मेरे से अच्छा कर दें। तो चलिए नीरज के साथ हम करते हैं आज पुशअप्स। चलिए नीरज, पुशअप स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको देख के कैसे करनी है बताओ। ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
स्टॉप नहीं कर रही। 7 8 9 अरे और एक 10। सही है, एक्सरसाइज भी होगी मेरी भी इस बहाने। अच्छा लगा, मेरी ट्रेनिंग से बंद था तो मैंने थोड़ी पुशअप करवाई, ठीक है मेरी अपर बॉडी ट्रेनिंग हो गई आज। तो आज हो गई देखिए दोनों की अपर बॉडी हाँ। ट्रेनिंग इस फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट में। आप भी करो।